नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। आप सबका स्वागत और अभिनंदन। मेरे साथ संतोष जी हैं, उनका भी स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और स्पेशल कवरेज न्यूज के भी तमाम दर्शकों को नमस्कार। और एक आदमी जो घर घर घूमता है, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से वोट मांगता है, कहता है जिता तो ये बड़ा अच्छा आदमी है, आप उसको जिता देते हो। फिर वो आदमी कहता है कि नहीं नहीं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो जो उसके बिहाफ पर वोट मांगने गए, जिसने उस पर भरोसा करके चुनाव जिता दिया, अब वो तो ठगा रह गया। और ठगी का ये धंधा कोई आज से शुरू नहीं हो गया है, ये लंबे अरसे से चल रहा है। और एक संगठन जिसके स्थापना करने वाले व्यक्ति के गुरु इटली जाकर मुसोलिनी से मुलाकात करते हैं, वही संगठन धीरे 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 कैसे भारत की राजनीति पर कब्जा कर लेता है अपने एक राजनीतिक संगठन के माध्यम से। और हालत इतनी खराब हो जाती है कि कल तक जो कैंसर के चौथे स्टेज पर बताकर भारतीय जनता पार्टी की सर्जरी करने का दावा किया करते थे, आज वो कह रहे हैं कि ना 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 ना, भाजपा से हमारा कोई लेना देना नहीं। तो क्या कुछ तस्वीर आने वाली है, क्या कुछ वीडियो आने वाला है, या अब लग गया है कि सरकार बदलने वाली है और सरकार बदलेगी तो तीन लोग निशाने पर है। राहुल गांधी के नंबर 1 देश के मुख्य चुनाव आयुक्त, जो अभी वर्तमान में है ज्ञानेश कुमार, और इससे पहले जो राजीव कुमार थे। नंबर 2 जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी मित्र अरबपति कारोबारी धन्ना सेठ गौतम अडानी। और नंबर 3 है जो प्रधानमंत्री को, यानी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए घर घर जाकर वोट मांगते हैं, उस संगठन के मुखिया मोहन भागवत। क्योंकि खाता वही मांगा जाएगा कि भाई आप एनजीओ हो, क्या आप सोसाइटी हो, या आप राजनीतिक संगठन हो, आप हो क्या। और ये भी बता दो कि कितने मेंबर है, कहाँ कहाँ है। मुखिया तो चलिए ये है, उप मुखिया कौन है, राज्यों में संगठन आपने कैसे बना रखा है, और जितने राज्यों में आपने संगठन को बांट रखा है वो कैसे बांट रखा है। जो हर साल आप बैठ के करते हो 36 से ज्यादा संगठनों के साथ, उनका खाता भाई क्या है, कैसे उनको कंट्रोल करते हो, क्यों वो आपके सामने वो आकर नतमस्तक होते हैं। कहाँ से आप ये जो प्रवास करते हो, साल भर हवाई जहाज में घूमते हो, महंगे महंगे होटलों में रुकते हो, महंगा महंगा खाना खाते हो, महंगी महंगी घड़ियां पहनते हो, लाखों के चश्मे पहनते हो, कहां से आते हैं ये पैसे। तो अब भाई साहब मोहन भागवत जो पीछे आपके दिख रहे हैं ना शिवजी दर्शकों को हमारे, वो पल्ला झाड़ रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, नहीं, भारतीय जनता पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो तथ्यों के साथ एक एक करके जानकारी से स्टोरी में रखेंगे और दर्शकों से कहेंगे कि अगले कुछ मिनट हमारे साथ बने रहिएगा, आपके दिमाग की नसें ना हिल जाए, फिर कहिएगा कि हम कैसी खबर लेकर आपके सामने आते हैं। हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी करेंगे और फिर एक एक करके तथ्यों को हम इस स्टोरी में आपके सामने रखेंगे। जी शिव जी। मेरे पीछे एक तस्वीर अभी संतोष जी ने जिक्र किया आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की। कोलकाता में आज 100 वर्ष आरएसएस के पूरे होने पर एक व्याख्यान माला था, उसमें व्याख्यान दे रहे थे, ज्ञान दे रहे थे। सबसे पहले तो उन्होंने ज्ञान दे दिया जिस पर चर्चा ही नहीं हुई कि आरएसएस के स्वयंसेवक मेरे कब्जे में नहीं है, मैं इन्हें रोक नहीं सकता, मैं इन्हें समझा नहीं सकता, वो कब आएंगे ये भी नहीं मैं कह सकता, वो कब जाएंगे ये भी नहीं मैं कह सकता। भैया इधर आप कह रहे हो कि 1 लाख से ज्यादा स्वयंसेवक सेना के बेस में, गणवेश में, और इधर आप कह रहे हो कि हमारे कब्जे में नहीं है। तो क्या कहना चाहते हैं साहिब? फिर वो कहते हैं कि हमें भाजपा से मत जोड़िए, हम भाजपा के कोई नैसर्गिक संगठन नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। अरे बिहार में आप घर घर गए, घर घर आपने बात की, घर घर बताया ये जो कांग्रेस वाले हैं ये बड़े भ्रष्टाचारी है, ये चोर हैं, और लालू का तो पूरा खानदान चोर है। सब चारा खा गए, भूसा खा गए, दाना खा गए, रातब खा गए, भैंसों का दलिया तक खा गए, यहां तक कि स्कूटर पर भैंस लाद के ले गए। किसने बताया? आपके ही संगठन ने बताया। चुनाव हार गए, अब लोगों के गिर रहे हैं मकान, टॉर्च लेकर ढूंढ रहे हैं आरएसएस के प्रभु कहां हो महान, बताओ मेरा मकान गिराया जा रहा है। तब तक जीतन राम मांझी ने पूरी हकीकत बता दी कि नीचे आरएसएस, ऊपर चुनाव आयोग, और चुनाव जिताया कैसे जाता है। अब मुंह दिखाने के काबिल बचे नहीं है। अब मोदी साहब क्या करेंगे? संतोष जी सारी बातें तो आ गई, अब करेंगे क्या?
देखिए शिव जी, करेंगे क्या और किस तरह से ये दोनों ही बातें करते हैं, वो तमाम चीजें तो मैं आपको रखूंगा। आप तो प्रधानमंत्री मोदी को सुनते होंगे, गृह मंत्री अमित शाह को सुनते होंगे, जेपी नड्डा को सुनते होंगे। बार बार वो कहते हैं कि ऐसा बटन दबाना कि करंट इटली तक जाए। इटली की याद इनको क्यों आती है बार बार, ये एक बड़ा सवाल है। क्या सोनिया गांधी का मायका है इसलिए इटली की याद आती है, या राहुल गांधी का ननिहाल है इसलिए इटली की याद आती है, या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जो लठ भजवाते हैं, जो ट्रेनिंग देते हैं, उसका इटली से कोई कनेक्शन? लोगों से कहूंगा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से थोड़ा सा बाहर निकल जाए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े नेता और हेडगेवार साहब जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी, उनके गुरु डॉक्टर बाल कृष्ण शिवराम मुंजे आजादी से पहले 30 के दशक में इटली गए थे। और इटली में क्यों गए थे पता है? वो इटली के तानाशाह मुसोलिनी से मिलने के लिए, तानाशाह मुसोलिनी से मिलने के लिए, ध्यान से सुनिएगा। और वहां जब गए तो मुसोलिनी ने उनको ट्रेनिंग पैटर्न बताया कि भैया देखो हम कैसे ट्रेन करते हैं अपने में। तो वो ट्रेनिंग पैटर्न जिसको फांसीवादी सैन्य प्रशिक्षण कहा जाता है, वो उनको बड़ा अच्छा लगा। और वो आकर उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में वो ट्रेनिंग पैटर्न लागू किया। और पिछले 95-100 सालों से ट्रेनिंग देने के बाद, गणवेश में लगातार शाखाएं लगाने के बाद, अगर मुखिया कहते हैं आरएसएस के कि हमें पैरामिलिट्री फोर्स कहना गलत होगा, मैं भी मानता हूं कि पैरामिलिट्री फोर्स कहना गलत होता है, क्योंकि उनका एक सर्विस नंबर होता है, उनका एक रिकॉर्ड नंबर होता है, उनकी संख्या होती है, उनका पूरा रिकॉर्ड होता है। यहाँ तो ऐसे व्यक्तियों को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं। अब इसको किस तरह की सेना कह सकते हैं, वो तो दर्शक ज्यादा समझदार है, हमने कई देशों में इस तरह से देखा है। लेकिन ये आज हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे शिव जी। ये जो मुंजे साहब गए थे ना, मुंजे साहब के बाद जो है महात्मा गांधी भी मुसोलिनी से मिले थे। महात्मा गांधी से मुसोलिनी ने कौन सा सवाल पूछा था? जैसे सुभाष चंद्र बोस जब हिटलर से मिलने गए थे जर्मनी में, तो हिटलर ने कहा था कि नहीं, भारत आजाद होकर एकजुट कैसे रह पाएगा, कैसे आप अपनी समस्याओं को सॉल्व करेंगे? मुसोलिनी ने पूछा कि महात्मा गांधी से कि आप हिंदू मुसलमानों को कैसे एकजुट करोगे? अब भैया मुसोलिनी को किसने बताया कि भारत में हिंदू मुसलमान की समस्या है? क्योंकि उससे पहले ये भाई साहब आरएसएस वाले जो नेता थे, हिंदू महासभा वाले जो नेता, वो वहां जा चुके थे। तो ये आज से नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद आप लगातार इतने सालों तक भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करते रहे, सत्ता में लाने के लिए प्रचार करते रहे, हर तरीके से प्रचार करते रहे। अब लगातार तीसरी बार केंद्र की राजनीति में सत्ता में है। और मोहन भागवत कह रहे हैं कि बीजेपी के चश्मे से मत देखिए। 2009 याद दिलाता हूं, आज इनको याद आ रही है कि बीजेपी के चश्मे से संघ को मत देखिए, बीजेपी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। 2009 में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया बने थे, लाल कृष्ण आडवाणी भागे भागे नागपुर आरएसएस मुख्यालय पहुंचे थे कि मुझे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाइए। उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा प्रेजेंटेशन दिया था। किस हक से लिया था मोहन भागवत ने वो प्रेजेंटेशन? बाद में जब दिल्ली आए तो उन्होंने कहा लिहाज करते हैं, संकोच नहीं, कुछ इसी तरह का बयान दिया था। फिर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो समस्या है, 2009 में जो बुरी तरह से हारे थे ना लौह पुरुष के नेतृत्व में, पीएम इन वेटिंग के नेतृत्व में, तो उस समय ये मोहन भागवत साहब ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की समस्या जो है वो कैंसर के चौथे स्टेज पे पहुंच गई है और अब ये सामान्य इलाज से काम नहीं चलेगा, इसको सर्जरी की जरूरत। तो 2009 में वो भारतीय जनता पार्टी की सर्जरी कर रहे थे, 2025 में कह रहे हैं कि हमारा भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। 2009 में ताल ठोक कर वो कह रहे थे कि D4 यानी आडवाणी के गुट के सुषमा स्वराज, वेंकैया नायडू, अरुण जेटली, अनंत कुमार में से कोई भी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेगा। पहले वो गोवा के मनहर पर्रिकर को ढूंढ कर लाए, आडवाणी अड़ गए, तो फिर वो ढूंढ के लाए नितिन गडकरी को। आज वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आए, इसको लेकर उन्होंने अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल के आंदोलन की हर तरीके से मदद की। और आज कह रहे हैं कि बीजेपी से कोई लेना देना नहीं। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए, अगर बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है तो पिछले 3 साल से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का पद का मामला क्यों लटका हुआ था? क्यों आप बीजेपी के अध्यक्ष पद को लेकर अड़े हुए थे? अगर बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है तो क्यों बार बार आप भारतीय जनता पार्टी को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रतीक बताते हुए नजर आते हैं? और चलिए बीजेपी से मान लिया कोई लेना देना नहीं है, तो आप अपने नेता को लखनऊ क्यों भेजते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक करने के लिए, वो भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष के साथ?
अब यहाँ पे दर्शकों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि भाई पल्ला क्यों झाड़ रहे? पल्ला कहीं इसलिए तो नहीं झाड़ रहे कि एप्स्टीन फाइल में कुछ है? लोग कहेंगे कि अभी तो कुछ नहीं निकला, मैं भी कह रहा हूं कि अभी तक कुछ नहीं निकला है, लेकिन अभी जो लीक हो गया उसमें से डोनाल्ड ट्रंप की कई फोटो हटा दी गई है, जिसमें मेलानिया ट्रंप की भी फोटो थी, वो हटा दी गई। तो जो हटा दी गई तो इसका मतलब मैनेज तो कोई ना कोई तो कर रहा है, मैनेज तो कहीं ना कहीं से तो हो रहा है। और जो 119 पेज जो रिलीज किए गए, जो ब्लैकआउट है, और जो हजारों तस्वीरें अभी तक रिलीज नहीं की गई है, उन तस्वीरों में क्या है? क्या कुछ ऐसा है शिव जी जिसकी जानकारी हमें और हमारे देश के लोगों को नहीं है, लेकिन मोहन भागवत साहब को पता है? भाई उनसे बेहतर कौन जान सकता है मोदी सरकार और उनके मंत्री और उनके सांसदों को? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी ने कह दिया है कि शांत बैठिए, सांस्कृतिक संगठन है, नहीं तो तुरंत ईडी की रेड बढ़वा दूंगा और आपसे खाता भाई पूछ लूंगा कि भाई कहाँ है तुम्हारे एनजीओ का सर्टिफिकेट, कहाँ है तुम्हारे सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट? कहीं ऐसा तो नहीं? या कहीं ऐसा तो नहीं कि मोहन भागवत खुद डर गए हैं कि सत्ता बदली तो नए वाले सत्ताधीश उनके पीछे पड़ जाएंगे, इससे पहले ही आप पल्ला झाड़ लो? क्योंकि राहुल गांधी ने जर्मनी में जाकर जो कहा उसको सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है शिव जी, उसके बाद हम इस पर भी आएंगे। राहुल गांधी ने जर्मनी में जाकर सीधे बयान दिया कि आरएसएस चीफ खुले तौर पर कह रहे हैं कि सच्चाई का कोई महत्व नहीं है, ताकत महत्वपूर्ण है, और इसलिए यही उनमें और हम में अंतर है। ताकत महत्वपूर्ण है, सत्ता की आदत लग गई है। तो इनको लगता है कि कोई वैकल्पिक सरकार बनी तो राहुल गांधी इनके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे, उससे पहले ही जरा पल्ला झाड़ लो। और आपके पास एक तस्वीर भी होगी शिव जी, जो हेडलाइन है, हम चूंकि तथ्यों पर बात करते हैं, अगर वो तस्वीर भी आप दिखा सके दर्शकों को कि किस तरह से पल्ला झाड़ लें। संघ अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है, 100 वर्ष पूरे हो गए हैं, और 100 वर्ष तक जो वो सपना देखते हुए नजर आए एक अखंड भारत का, जो साकार नहीं हो पा रहा क्योंकि अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए नरेंद्र मोदी ने। अखंड भारत तो छोड़िए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड। और ये आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, भागवत साहब पूरा बोल रहे हैं, संघ को बीजेपी के चश्मे से देखना गलत। भैया आप ही अब तक हमसे दिखवा रहे थे कि बीजेपी को वोट दो तो संघ मजबूत होगी, ये आप ही तो कह रहे थे। आज आप कह रहे हो कि संघ को बीजेपी के चश्मे से देखना गलत है। फिर एक्सरसाइज करने का मतलब यह नहीं है कि हम किसी पर हमला करने की योजना बना रहे हैं, तो इस एक्सरसाइज का उद्देश्य क्या है, जरा आप ये बता दीजिए। उसको इटली में बता। जो आपके इटली में जो आपके नेता मुसोलिनी गए थे, मुसोलिनी से मिलकर आए, और उसके बाद उसी पैटर्न पर ये ट्रेनिंग का उद्देश्य क्या है, ये बता दीजिए। और ऐसा क्या हो गया कि अब आप बीजेपी से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं? ये तमाम चीजें ये बता रही है कि पर्दे के पीछे सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, पर्दे के पीछे बहुत गड़बड़ चल रहा है। और वो डर है, वो खौफ है, और वो लग रहा है कि भैया बीजेपी के नेताओं के पाप में, बीजेपी नेताओं की असफलता में हम भागीदार क्यों बने? क्योंकि आज भले ही जनता को हरी हरी घास दिख रही है क्योंकि चश्मा उन्होंने हरा पहन लिया है, लेकिन चश्मा तो उतरेगा ना शिव जी कभी ना कभी। घर के खर्चे बेतहाशा बढ़ते जा रहे हैं, पढ़ाई का खर्च हो, इलाज का खर्च हो, महंगाई बढ़ती जा रही है, नौकरियों की संख्या घटती जा रही है। अभी उड़ीसा में क्या हुआ देखा आपने, किस पद के लिए कितने लोग गए थे, और एक बंद एयरपोर्ट की पट्टी थी, उस पर बिठा दिया गया हजारों व्यक्तियों को परीक्षा देने के लिए। स्थितियां विकट होती जा रही है, संसदीय परंपरा को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बल्कि डर तो ये लगता है देश की जनता को कि जब जब ये कहते हैं कि देश की जनता के हित में कानून ला रहे हैं, तब तब देश की जनता का दिल कांप जाता है कि फिर महंगा करने वाले हैं क्या किसी चीज को। जीएसटी लाए, एक देश एक टैक्स, आज तक पेट्रोल और डीजल को उस जीएसटी के दायरे में लेकर नहीं आ पाए। बचत उत्सव लेकर आए, लेकिन उस बचत उत्सव से पहले ही उनके दोस्त अडानी साहब की जो सीमेंट की फैक्ट्री थी उसने रेट बढ़ा दिए। अभी एक कंपनी उनकी और थी जो उन्होंने बेच दिया, वो जो खाने का तेल बेचती थी, कच्ची घानी सरसों का तेल। पिछले 4 सालों में इतनी तेजी से वो छलांग लगाता नजर आया, जितनी तेजी से, क्या बोलते हैं उसको, सेंसेक्स या छक्के चौके वाला, उससे भी बड़े स्पीड से वो छलांग लगाता हुआ नजर आया। और हालत ये हो गई, संसद का अपमान। सोचिए कि संसद का बजट सत्र अगले महीने शुरू होना है, पहले आपने रेल बजट को बजट सत्र में मिला दिया, और अभी आज जो है बिना संसद की मंजूरी के रेलवे का किराया बढ़ा दिया गया है। ट्रेन टाइम पर आएगी नहीं, साफ सुथरी आएगी नहीं, प्रीमियम ट्रेन के नाम पर लूटा जा रहा है, स्पेशल ट्रेन के नाम पर लूटा जा रहा है, त्योहारों में गांव जाने के लिए ट्रेन आपको मिलेगी नहीं, और अब ट्रेन का किराया बढ़ा दिया, कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन जब पब्लिक पूछने पे उतरती है ना, तो बड़े जबरदस्त तरीके से उतरती है, फिर कोई नाम लेवा नहीं बचता। और फिर ये तो चलिए सत्ता में बैठे हुए हैं, ये तो पूर्व होने के नाते फिर भी एक दो पुलिस वाले इनको सिक्योरिटी के तौर पर मिल जाएंगे,
ये जो संघ के कार्यकर्ता जो घर घर जाकर वोट मांगते हैं उनको कौन सी सुरक्षा मिलेगी? भागवत साहब को तो चलिए फिर भी मिली रहेगी, बाकी लोगों को कहां से मिली रहेगी? बिहार में कैसे दौड़ाया था पब्लिक ने लोगों को, इनके कई लोगों को। अगर उस तरह की स्थिति पैदा हो जाएगी तो फिर इनकी लाठी भी काम नहीं आएगी। वो डर क्या इनके से बोल रहा है? मैं दर्शकों से कहूंगा कमेंट करके जरूर बताएं कि भैया भागवत साहब को डर क्यों लग रहा है, क्यों बीजेपी से वो पल्ला झाड़ रहे हैं? चलिए देखेंगे कि क्यों बीजेपी से पल्ला झाड़ रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। और सवाल ये है कि बीजेपी से अगर ये पल्ला झाड़ लेंगे तो मोदी शाह का क्या होगा? क्या अभी जो अध्यक्ष आरएसएस से बिना पूछे या पूछ के बन गया, कैसे बन गया, कैसे क्या हो गया, ये नहीं समझ में आए, तो क्या आरएसएस इस वजह से तो नाराज नहीं है संतोष जी? नहीं, अब इनके बयान का एक एक बयान देखिए। अब सवाल आ गया है कि मोदी की भले ही ये पल्ला झाड़े, लेकिन मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी सरकार की हर विफलता, हर लूट के लिए मोहन भागवत जिम्मेदार हैं। इस बात से कोई इंकार नहीं। एक एक बयान सुनवाता हूं। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी पर हमला करने की योजना बना रहे हैं, आप बस खुद को फिट रख रहे हैं, वो तो ठीक है। तो क्यों जो है आपसे जुड़े संगठन के लोग हर त्योहार पर मस्जिदों के सामने से अपना मोर्चा निकालते हुए नजर आते हैं? भाई ये देश बहुत बड़ा है, रूट तो कोई भी हो सकता है। दूसरा आ जाइए, संघ के जैसा दूसरा संगठन नहीं है, तुलना करते हैं तो गलतफहमी होगी। भैया तुलना ही तो मानव समाज का मूलभूत, जिसको व्यवहार कह लीजिए, एक इंसान अच्छा है या बुरा है आप कैसे तय करोगे शिव जी? क्योंकि तुलना की जाएगी। लेकिन अब इनको तुलना से डर लगने लग गया है। कैसे डर लगने लग गया है? ये फेसबुक पे ना एक बड़ा इनका इकोसिस्टम काम करता है कि एक झूठी कहानी लाएंगे, उसको डालेंगे, फिर पैसा देकर फेसबुक पर प्रमोट करवाएंगे। मेरे सामने पिछले 4 दिन से मैं उस अभियान में लगा हुआ हूं। एक आया कि भैया जब भारत ने सरेंडर किया तो गुरुजी ने क्या कहा, तो मैंने उस पर कमेंट कर दिया कि भैया अच्छा ये तो बता दो कि अगर गुरुजी आज जिंदा होते तो भारत पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध विराम का ऐलान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया, उस पर गुरुजी क्या कहते मोदी जी को? वो बंदे ने ट्वीट ही, वो पोस्ट ही डिलीट कर दिया शिव जी। उसने वो पोस्ट ही डिलीट कर दिया। अब कई तरह की चीजें, जैसे ये आता है कि धुरंधर को लेकर आई कि भैया धुरंधर राष्ट्रवाद की फिल्म है। मैंने उससे पूछा कि ठीक है भैया बहुत अच्छी फिल्म है और इससे एक नैरेटिव सेट हो रहा है, ठीक है, ये तो बता दो कि संसद पर हमला क्या इस देश के लोकतंत्र ढांचे पर हमला था या नहीं, और इसके लिए जिम्मेदार कौन था? और अगर 56 इंच के सीने वाले ने सब कुछ ठीक कर दिया है तो पिछले 11 साल में कई बड़ी आतंकवादी वारदातें क्यों हुई और उनके जिम्मेदार लोगों को सजा क्यों नहीं दी गई? और इस बार तो आपने हद ही कर दी। अखंड भारत का सपना देखकर आने वाले लोग सिर्फ पाकिस्तान ऑक्युपाई, आप कह रहे हैं कि हम जीत रहे थे, पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे, पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा था संघर्ष विराम के लिए। अरे तो इससे बेहतर मौका कौन था? उससे कहते कि भाई पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर दे दो। अब अगर सिंध की बात गिड़गिड़ाने करते लगा। हैं, अब पाक अधिकृत कश्मीर की बात नहीं करते, अब सिंध की बात करते हैं। अब सिंध की बात करते हैं, जिसको लेकर तकनीकी रूप से मैं फिर कहूं शिव जी, अटल बिहारी वाजपेयी जब मीनारे पाकिस्तान गए थे लाहौर बस यात्रा निकालकर, तो पाकिस्तान के एक देश के रूप में गठन को उन्होंने एक तरह से मंजूरी दे दी थी। पाकिस्तान के हर इलाके के साथ हमारा कोई मतभेद नहीं है। हाँ, पाकिस्तान के साथ सिर्फ दो समस्या है, जो हमारा जम्मू कश्मीर का हिस्सा उसने ले रखा है वो हमें वापस चाहिए, और हमारे देश में आतंकवादी वारदातें करना वो बंद कर दे। इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं हो सकता। और न्यूज चैनल दिखाते रहे कि इस्लामाबाद जीत लिया, लाहौर जीत लिया, कराची जीत लिया। अरे ये सब जीत लोगे तो करोगे क्या उसका? ये सब जीत लेंगे तो करेंगे क्या उसका, ये तो बताइए। न विदेश नीति की समझ है, न सुरक्षा नीति की समझ है, न वैश्विक परिस्थितियों की समझ है। इंदिरा गांधी एक समझदार कूटनीतिज्ञ थी, पाकिस्तान को हराकर उन्होंने बांग्लादेश को एक नए देश के रूप में जन्म दे दिया। ये लोग होते तो कहते नहीं हमारे देश में शामिल कर लेना चाहिए था। अरे आप पूरी दुनिया जीतते जाओगे तो सबको शामिल थोड़ी करते जाओगे। आपको व्यवहारिक परिस्थितियों के हिसाब से फैसला करना होता है। अब सिंह को लेकर जो बयान दिया वो पागलपन से ज्यादा बड़ा बयान नहीं था, लेकिन राजनाथ सिंह की समस्या समझिए। क्योंकि जैसे ही यूपी में कुछ बदलाव होगा तो उसका सबसे बड़ा असर जो होगा वो राजनाथ सिंह की गद्दी पर पड़ेगा। इस बार जो उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में जो फेरबदल होने जा रहा है उसमें राजनाथ सिंह के बेटे मंत्री बनाए जाएंगे, इस बात की संभावना पक्की है। लेकिन राजनाथ सिंह के बेटे के मंत्री बनने के साथ ही राजनाथ सिंह की विदाई की तैयारी भी शुरू हो जाएगी, ये बात भी 100% पक्की है। प्रेम कुमार धूमल की तरह। बिल्कुल।
और यही डर उनको सता रहा है, इसलिए वो दूसरा मोदी बनने की कोशिश कर रहे हैं। गनीमत है वो सिंध तक ही सीमित रह गए, उन्होंने ये नहीं कहा कि इस्लामाबाद पर भी हम कब्जा करेंगे, जिस शहर को पाकिस्तान ने आजादी के बाद बनाया था। तो ये गनीमत है। खैर, लेकिन अब दूसरी चीज पे आ जाइए। उन्होंने कहा कि संघ का गठन भारतीय समाज को तैयार करने के लिए किया गया था, ताकि भारत एक बार फिर विश्व गुरु बन सके। आपने ऐसा समाज तैयार कर दिया है जिस समाज में सवाल पूछने वाले को देशद्रोही और हिंदू विरोधी बता दिया जाता है। आपने एक दिन समीर साहब का नाम लिया था, उन्होंने किसी सर्वे का जिक्र किया है कि हमारे समाज में अब वाद विवाद करने की परंपरा खत्म होती जा रही है। शिव कुमार मिश्रा और संतोष पाठक, जरूरी नहीं है कि सारी बातों पे सहमत हो, हम कई सारी बातों पे असहमत हो सकते हैं, लेकिन हम उन असहमति का सम्मान करते हैं। लेकिन आज टीवी डिबेट हो गया, जो टीवी डिबेट से बीमारी शुरू हुई थी, जो हिंदू मुसलमान से बीमारी शुरू हुई थी, तो आज कोई संवाद करना ही नहीं चाहता। आपने सरकार की आलोचना की तो आप सरकार के विरोधी नहीं, आप देश के विरोधी हो गए। इस तरह का माहौल बना दिया है, और ये गुस्से का माहौल हमारे देश में आता जा रहा है, परिवार में भी इसी तरह का माहौल बनता जा रहा है, युवा पीढ़ी में इसी तरह का माहौल बनता जा रहा है। तो आप पूरे के पूरे समाज को बर्बाद करके आप कौन सा राष्ट्र बनाना चाहते हो, और कैसे आप भारत को विश्व गुरु बनाओगे, जरा ये बता दो। आगे देखिए, इन्होंने कहा कि इसे हिंदू समाज के संगठन, प्रगति और सुरक्षा के लिए शुरू किया गया था। हिंदू समाज का संगठन, प्रगति और सुरक्षा, जहां पर आपके द्वारा बनाया गया प्रधानमंत्री बार बार हर मंच पर यह कहता है कि मैं ओबीसी हूं, ओबीसी हूं, ओबीसी हूं। ऐसे आप हिंदू समाज को एकजुट करें? जहां आपका यूपी का प्रदेश अध्यक्ष अगर बनाया जाता है तो ये मैसेज देने की कोशिश की जाती है कि कुर्मी समुदाय से दिए, ताकि पूर्वांचल के कुर्मियों को साधा जा सके, बिहार के कुर्मियों को साधा जा सके। आप हिंदुओं को एकजुट करना चाहते हैं। खंड खंड आप हिंदुओं को बांटने की तैयारी कर रहे हैं, और आप दावा कर रहे हैं हिंदुओं को एकजुट करने का। अब आगे देखते रहिए कैसे इन्होंने तमाम चीजें आगे वही है कि हिंदुओं ने हमेशा इस देश के लिए खुद को जिम्मेदार माना है, लेकिन जो लोग गर्व से खुद को हिंदू कहते हैं उनसे हमेशा पूछा जाएगा कि उन्होंने अपने देश के लिए किया क्या है। तो मैं कहूंगा यही सवाल तो मोहन भागवत से भी पूछा जाना चाहिए। भागवत साहब, आप पुराने कार्यकाल को छोड़ देते हैं, 2009 में आप आरएसएस के मुखिया बने, आपका पहला एजेंडा था लाल कृष्ण आडवाणी की विदाई कर, आपका दूसरा एजेंडा था अपने कोटे से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना, आपका तीसरा एजेंडा था भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाना, उस समय मजबूरी में ही सही आपका चौथा एजेंडा था नरेंद्र मोदी की सरकार बनवाना, उसके बाद आपका एजेंडा था कि देश के अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना, और आज भी आपका एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी पर कब्जा करना, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनाना, जिस कोलकाता में आप कार्यक्रम करने गए हैं। जहां जहां चुनाव होते हैं वहां वहां संघ प्रमुख के दौरे जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अभी तमिलनाडु भी गए थे। तो अब आपका एजेंडा है पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाना। आप ये बता दीजिए कि हिंदुओं के हित के लिए कोई एक काम, मैं कुछ नहीं कह रहा मैं आपसे, आज वो इस दुनिया में नहीं है। एक व्यक्ति बड़े नेता हुआ करते थे शिव जी, विश्व हिंदू परिषद के, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और मुझे अच्छी तरह याद है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को 3-3, 4-4 बच्चे पैदा करने चाहिए। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि मुसलमान को यहाँ से मदद मिलती है, वहां से मदद मिलती है, यहाँ से पैसा आता है। मैंने कहा कि हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, लेकिन क्या उन बच्चों की शिक्षा की गारंटी आप लेंगे? तो कह रहे नहीं, हिंदू समाज को एकत्रित होना पड़ेगा। मैंने कहा हिंदू समाज ने तो बहुत चंदा आपको दे रखा था राम मंदिर बनाने के लिए, तो भाई आप हिंदू समाज की गारंटी लेंगे? आप अभी भी कहते हैं कि हिंदुओं को इतने बच्चा पैदा करना चाहिए, लेकिन सिर्फ कुछ नहीं कह रहा हूं, सिर्फ कुछ नहीं कह रहा हूं, कितने डिलीवरी जो है वो सरकारी अस्पताल में करने की क्षमता है, जरा सिर्फ मुझे इतना बता दें। नहीं है शिव जी उतनी क्षमता कि अगर हिंदू 3-4 बच्चे पैदा करने लग जाए, उनको प्राइवेट अस्पताल में भी जाना पड़ेगा, और प्राइवेट अस्पताल में लूट की हालत यह है कि नॉर्मल डिलीवरी तो करना प्राइवेट डॉक्टरों ने बंद ही कर दिया है। बिल्कुल। कोई गड़बड़ ना हो तभी वो सिजेरियन ऑपरेशन करेंगे, कोई गड़बड़ ना हो क्योंकि पैसा बनेगा। अच्छा, उसके बाद नर्सरी में एडमिशन करवाने जाए बच्चे का तो कितनी फीस लगेगी? मेरा सवाल तो आज भी यही संघ के नेताओं से है कि आप 3-3, 4-4 बच्चे पैदा करने की सलाह देते हैं, थोड़ा सा नियम बना दीजिए कि उसमें से 2 बच्चे की पढ़ाई लिखाई दवाई सारा खर्चा जो है वो संघ उसको देख ले, या विश्व हिंदू परिषद देख ले उसको। नियम ये भी बना सकते हो कि जिसके 4 बच्चे होंगे चारों फ्री पढ़ेंगे, जिसके 2 होंगे उसे फीस देनी पड़ेगी, अपने आप 4-4 बच्चे पैदा करने लगेगा अपने आदमी। अपने कर आप दो 4-4 बच्चे। कर दो 4 हाँ, बच्चे फ्री। तो वो नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे क्योंकि धंधा पानी बंद नहीं होना चाहिए ना। मैं तो हमेशा कहता हूं और आपके शो पे चैलेंज देके कहता हूं कि भागवत साहब आए और वो सिर्फ इतना बता दे
मैं तो कहता हूं कि एक इंटरव्यू दे दे, उसी में मैं सवाल पूछ लूंगा कि भैया भागवत साहब अब एक काम बता दीजिए, 2009 में आरएसएस के चीफ बनने के बाद 2025 तक पिछले 16 वर्षों में जो आपने हिंदुओं के फायदे के लिए किया, जो आपने इस देश को एकजुट करने के लिए किया, या जो आपने इस देश को विश्वगुरु बनाने के लिए किया। राजनीति 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 और बड़ा समाज को चैलेंज दे बांटने के रहे हैं अलावा आप, कुछ नहीं किया उन्होंने। बड़ा चैलेंज दे रहे हैं आप जी संतोष जी, बड़ा चैलेंज दे रहे हैं। जी, और मैं जानता हूं कि ये चैलेंज स्वीकार नहीं होगा, मैं जानता हूं ये चैलेंज स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि ये मूलभूत जो इनकी विचारधारा है उसमें संवाद की कोई जगह नहीं है, वाद विवाद की कोई जगह नहीं है, बहस की कोई जगह नहीं है। और झगड़ा किस चीज का, इसी चीज का झगड़ा है शिव जी। जो इनके भक्त लोग अभी कूदेंगे, मैं उनसे सिर्फ इतना कहूंगा कि भैया बढ़िया बढ़िया खाना खाओ, आप ना हो तो हमें बता दो, हम 48 घंटे का बढ़िया बढ़िया खाने की व्यवस्था कर देंगे, खाना खिलाएंगे, और उसके बाद आपके मुंह में कपड़ा ठूस के बोल देंगे कि खबरदार 48 घंटे कुछ बोलना नहीं है। बैठ पाओगे एक रूम में? बड़ी बैठ बात कह पाओगे रहे एक रूम में? हैं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल मोदी नहीं। साहब 18-18 घंटे काम करते हैं, लेकिन उस 18-18 घंटे के काम करने का क्या फायदा जब हमारे देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। भैया 8 ही घंटे काम करिए ऑफिस में, क्यों 18 घंटे काम करते हैं? 8 ही घंटे काम करिए, लेकिन लोगों के हित के लिए काम कीजिए। रेल किराए को कम कीजिए, शिक्षा स्वास्थ्य के बजट को एक तरह से, जो अपने तो सरकारी बजट तो कम कर दिया है, लोगों का जो खर्च है उसको कम करिए। मत करिए 18 घंटे काम, भाई इतना एहसान भारत पर करने की जरूरत नहीं है। 18 घंटे काम करके तो भारत को आपने इतना बड़ा कर्जदार बना दिया है। जो आपकी ड्यूटी टाइमिंग है उसी ड्यूटी टाइमिंग में काम कीजिए, और संडे की छुट्टी भी ले लिया कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। संडे की छुट्टी भी ले लिया कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भगवान के लिए इस देश के लोगों के हित के लिए काम कीजिए। ऑलरेडी हम बहुत पिछड़ चुके हैं। आप ऊर्जा के मामले में चीन के इर्द गिर्द भी नहीं है शिव जी। आप विकास के मामले में चीन के इर्द गिर्द भी नहीं। आप जीडीपी ग्रोथ के मामले में चीन के इर्द गिर्द भी नहीं। और जब ये सवाल इनसे पूछो तो ये कहते हैं कि चीन में तानाशाही है, भारत में लोकतंत्र है, इसलिए अरे आपको बिजली पैदा करने से कौन सा लोकतंत्र रोकता है? क्या हम लोग रोक रहे हैं कि बिजली मत पैदा कीजिए आप? आपको सरकारी नौकरियों में भर्ती करने से कौन सा लोकतंत्र रोकता है, बताइए जरा। क्यों सरकारी नौकरियों में भर्ती नहीं हो पा रही? क्यों रेलवे और तमाम विभागों में पद लगातार खाली है? क्यों आप पदों को नहीं भर पा रहे हो? और जब आप विधायकों के, सांसदों की तनख्वाह बढ़ाने के लिए आपके पास फंड होता है, तो मनरेगा का पैसा देने के लिए आपके पास फंड नहीं है, आप कानून बदल देते हो। इन तमाम सवालों के जवाब तो आज नहीं तो कल देने पड़ेंगे। भागवत साहब को पता है कि ये जवाब लोग उनसे, बीजेपी वालों से कम पूछेंगे, आरएसएस वालों से ज्यादा पूछेंगे, इसलिए उन्होंने पल्ला झाड़ने की शुरुआत एक तरह से कर दी है। लेकिन ऐसे बच कैसे जाओगे संतोष जी? बात तो वही खड़ी हो जाती है कि बचोगे कैसे ऐसे? बचना नहीं है। देखिए, इतिहास सबको तय करता है। आप जब झूठा इतिहास फैलाने की कोशिश करेंगे तो सच भी सामने आएगा। आप जब बार बार इस देश की विपक्ष के नेता को, और जो इस देश में बहू बनकर आई है, बार बार आप उनको मायके की याद दिलाकर कटाक्ष करते हुए नजर आएंगे, इटली इटली की याद दिलाते हुए नजर आएंगे, तो सवाल उठेगा कि आपके नेता फिर इटली मुसोलिनी से क्या कर मिलने क्यों गए? आप जब सवाल इस देश की विचारधारा पर उठाएंगे तो सवाल ये पूछा जाएगा कि नाथूराम गोडसे से आपका क्या लेना देना था? अच्छा आप संतोष जी, बार बार लोग एक सवाल करते हैं कि जो इटली के मुसालोनी की ड्रेस थी, उसकी हाफ पैंट और काला, वो इसका भी कोई राज है? इसका भी कोई संयोग है या प्रयोग है? काले कपड़े नहीं, का, काला तो भारत में अशुभ माना जाता है। हमारे नहीं यहाँ तो वही तो काला संयोग है। कपड़ा नहीं, काला कपड़ा कभी हम प्रयोग नहीं कर सकते। काला करेंगे तो इसका मतलब कोई अपशकुन हुआ है। वही वही तो है कि आप कहां देख कर आए, कहां से सीख कर आए, और कहां आके आपने इंप्लीमेंट किया। और उसके उसके कई दशकों बाद एक महिला जो कि शादी करके भारत में आती है, भारत की नागरिकता लेती है, भारत की नागरिक बनती है, भारत के लोकतांत्रिक सिस्टम में वो बिलीव करती है, विश्वास करती है, और लोकतांत्रिक सिस्टम में चुनाव लड़ती है, हारती है, जीतती है, हारती है, लेकिन लोकतंत्र पर उस महिला का पूरा भरोसा बना हुआ है। आप उसके बेटे को उनकी नानी की याद दिलाएंगे, आप चुनावी जनसभाओं में कहेंगे कि बटन ऐसा दबाना कि उसकी गूंज इटली तक पहुंचे, तब तो लोग सर्च करेंगे भैया कि इटली से आपको लगाव इतना क्यों है, तानाशाहों से आपको लगाव इतना क्यों है। और इस देश में शिव जी, मुसोलिनी और हिटलर, मैं फिर से दोहरा देता हूं, इस देश माफ कीजिएगा, इस पूरी दुनिया में
मुसोलिनी और हिटलर, खास तौर से हिटलर एक ऐसा प्रतीक है जो लोकतंत्र से नेता बना, लोकतंत्र से पैदा होकर नेता बना और फिर उसी लोकतंत्र को आग लगाता हुआ, संसद भवन को आग लगाता हुआ, राजनीतिक दलों को खत्म करता हुआ, अपने से बड़े नेताओं को मारता हुआ वो तानाशाह बन गया। लोकतंत्र से तानाशाह कैसे पैदा होते हैं, इसकी सबसे बड़ी बानगी हिटलर है और लोग थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो बहुत कुछ उनको समझ में आने लगे। चलिए संतोष जी, बहुत डीपली आपने समझाने का आज प्रयास किया है कि आखिर बीजेपी का इटली से खास नाता क्या है। सोनिया ही नहीं और भी नाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है ये जरूर बता दीजिए। कल शिवराज सिंह तो एक चैनल पर ये कह के छूट गए कि नवीन को जो जिम्मेदारी नितिन नवीन को मिली है वो सास भी कभी बहू थी, मतलब हम लोग भी तो कभी बहू थे। अगर नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई तो उन्होंने ये कह के अपना पल्ला झाड़ लिया कि सास भी तो कभी बहू थी, अब बहू सास बन गई है पहली बार। तो बहू सास जब बन गई है तो फिर सासों का क्या होगा, सास क्या करेगी, सास क्या घूंघट मार के आएगी, क्या करेगी, ये सवाल छोड़ के जा रहा हूं दर्शकों के पास कि हमें जरूर बताएं सास अब क्या करेगी और फिर इटली से क्या है रिश्ता, हमें जरूर बताएं। संतोष जी का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शकों को नमस्कार।